गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय, क्लास 10 अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। आपका जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की कंटिन्यूटी को लेकर हम चल रहे हैं। उस टाइम पीरियड को पढ़ते पढ़ते हमने मुगल कालीन कंप्लीट कर चुके थे। हम मुगल काल के अंतर्गत राजस्थान का किस प्रकार से संघर्ष और प्रतिरोध रहता है और किस प्रकार की स्थिति रहती है राजस्थान और मुगल काल को मुगलों को लेकर। तो हमने महाराणा प्रताप के विषय में पढ़ा, हमीर के विषय में पढ़ा, राय सिंह के बारे में पढ़ा, चंद्रसेन के बारे में पढ़ा, हमने समाई जय सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ा, हमने अमर सिंह राठौड़ के बाद में अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं मराठों का इतिहास। मराठों का इतिहास जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी क्षेत्र रहता है हमारे इंडिया का, भारत का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पर मराठों का जो एक शक्ति जो है उस क्षेत्र में पनपी थी। तो आज जो है हम मराठों की शक्ति किस प्रकार पनपी, किस प्रकार का वहाँ का इन्वायरमेंट था उस टाइम पीरियड में, वह इतिहास जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मराठों का इतिहास। चलिए देखिए, मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे। यह भारत का जो क्षेत्र हम देखते हैं, भारत का दक्षिणी क्षेत्र में जो ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के जस्ट नीचे का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में ये पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो क्षेत्र है आपका पूरा जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी क्षेत्र महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है इस मराठी शक्ति का जो है उद्भव हुआ था। आगे देखिए, मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे। जो मराठा शक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह गुरिल्ला युद्ध में कुशल थे। वे खुले युद्ध से भरसक बचते और अपने दुश्मनों का छिप कर वार करते थे। यह इनकी विशेषताएं थी। गुरिल्ला युद्ध को अंडरलाइन करना, इनकी ये जो थी इनकी युद्ध करने की पद्धति थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। 15वीं सदी में और 16वीं सदी में जो है धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड है? 15वीं और 16वीं शताब्दी। आगे देखिए, दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर धार्मिक आंदोलन के बारे में एक छोटी सी बात लिखी गई है और कही गई है। कौन कौन से धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किन किन लोगों ने किया था, इस टाइम पीरियड में ही हुआ था। 15वीं से 16वीं सदी में जो है हम धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन को देखते हैं। सामाजिक एकता को और अधिक जो सुदृढ़ता मिली उस टाइम पीरियड को देखते हैं। तो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन से जो है संत व दार्शनिक हुए जिन्होंने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, इनको अंडरलाइन करेंगे आप सभी। तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि जो संत थे, दार्शनिक थे, वो धार्मिक आंदोलन का इन लोगों ने नेतृत्व किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल एवं व्यवहारिक थी। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है आपकी पिक दे रखी है। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं मराठों के विषय में, तो मराठा एक विशेष शक्ति को जो मराठा शक्ति को जो एक आधार प्रदान किया था वह छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हैं। उनका जो टाइम पीरियड रहता है आपका छत्रपति शिवाजी का 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक जो है छत्रपति शिवाजी का जो है टाइम पीरियड रहता है। आगे देखिए, इनके बारे में पढ़ते हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को कौन से दुर्ग में? सिवनेर के दुर्ग में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, वे शहाजी भोसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। वे शहाजी भोसले की प्रथम पत्नी जो थी जीजाबाई, इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शहाजी बीजापुर के एक सामंत थे, यानी कि जो उनके पिता थे शहाजी जो थे वो बीजापुर के सामंत थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई जो है उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव और जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। ये सभी जो पॉइंट्स जो आ रहे हैं शिवाजी को लेकर, उनके पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, उनके जो है संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, उनके जो गुरु जो थे स्वामी रामदास, इन सभी को आप अंडरलाइन करेंगे। सारे जो नाम मैंने अभी बोले हैं छत्रपति शिवाजी के विषय में संबंधों को लेकर जो भी मैंने नाम बोले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं।
आगे देखिए, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। जो उनके दादाजी थे कोंडदेव, उनसे ही जो है उन्होंने सेना और शासन से संबंधित जो भी एजुकेशन थी वो उनसे प्राप्त की थी उन्होंने। 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। सबसे पहले जो जागीर प्राप्त की थी उन्होंने, कौन सी जागीर प्राप्त की थी? पूना की जागीर प्राप्त की थी उनके पिता के द्वारा, वो भी अल्प आयु में। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी को 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उनके द्वारा तोरण दुर्ग पर अधिकार किया गया। पूना उनके पिता से मिला, पूना की जागीर। तोरण दुर्ग जो है उन पर उन्होंने जो है तोरण दुर्ग पर अधिकार किया था। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन, बीजापुर के सुल्तान से वो क्या ले रहे हैं, ये सारे जो हैं आपके भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र रहता है ये वाला, ये सारे क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। बीजापुर जो भी अभी नाम आएंगे वो सारे जो हैं दक्षिणी क्षेत्र के हैं। तो 1646 में जो है उन्होंने कौन से क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ प्राप्त किया उन्होंने, चाकन। 1647 में उन्होंने बारामती, इंद्रपुर और सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत किया। 1656 में उन्होंने कल्याण और जावली का दुर्ग भी वो जो क्या कर रहे हैं, अधिकृत कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। 1656 ईस्वी में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। उनकी राजधानी क्या रही है? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। ये लाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, इस लाइन को आप इम्पोर्टेंट करेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जो भी आपका 1659 में जो अफजल खां है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इस नामक अपने सेनापति को उनके दमन करने के लिए भेजा। किसने भेजा? बीजापुर के सुल्तान ने। ठीक है, कब भेजा? 1659 में। संधि वार्ता के दौरान जो है अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगनखे से उनका पेट फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार किया। जिस समय महाराष्ट्र में मराठा शासक रहे शिवाजी, उस समय मुगल कौन सा शासक था? उनके समानार्थ कौन सा मुगल शासक था? औरंगजेब। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शासक के समय कौन सा शासक मुगल काल में रहा है। जैसे कि अभी हम शिवाजी पढ़ रहे हैं तो शिवाजी के समय कौन सा शासक पढ़ रहे हैं, उनके सामने मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। जब हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे तो उनके सामने समक्ष कौन से मुगल शासक थे? अकबर। सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे तो हमने कौन कौन से शासक पढ़े, ये सब जो है आपको पता होने चाहिए कि हम राजस्थान के या अन्य कोई भी शासक पढ़ रहे हैं तो उनके समानार्थ समय मतलब उसी समय काल के समय मुगल शासक कौन था, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार किया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि पर आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को और दिलेर खान को भेजा। यहाँ पर आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को भेजा जा रहा है, दिलेर खान को भेजा जा रहा है औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब के समय आमेर में कौन शासक था? मिर्जा जयसिंह थे। दिलेर खान शासक नहीं थे, उनके मंत्री थे। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली। जब मुगलों द्वारा जो है शिवाजी द्वारा जीते गए किलों पर अधिकृत किया जाने लगा औरंगजेब के द्वारा, तब शिवाजी के बीच में और जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, किनके बीच में संधि हो रही है? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य कब हो रही है? 1665 ईस्वी में। इस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए पुरंदर की संधि कब व किनके बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपको इसको अच्छे से लर्न करना है इस लाइन को। पुरंदर की संधि शिवाजी के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर शिवाजी नाम आता है तो डायरेक्टली पुरंदर की संधि ही आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे पुरंदर की संधि को। आगे देखिए, शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों
को सौंप दिए और मात्र जब उन्होंने ये संधि की तो संधि के अनुसार क्या निर्णय किया गया, इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि शिवाजी ने तो कुल 35 दुर्ग में से 23 मुगलों को सौंप दिए। 35 दुर्ग थे टोटल, उसमें से 23 तो मुगलों को दिए और 12 जो है शिवाजी ने अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम था संभाजी, जो मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा, आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदार जैसा व्यवहार किया गया। उनको दरबार में बुलाकर जो है उनका जो असम्मानजनक स्थिति, उनके द्वारा जो है अपमानित स्थिति देखी गई और अपमान महसूस किया गया शिवाजी के द्वारा, क्योंकि उनको तृतीय श्रेणी में जो कर्मचारी होते थे, उनके मनसबदार थे तृतीय श्रेणी के, उनके समक्ष शिवाजी को रखा गया। आगे देखिए, उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया, लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी। जब इस तरह की हुई, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ, लेकिन फिर भी जो है शिवाजी ने अपने द्वारा जो है कोई कदम नहीं उठाया और शांति से उनको बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया पुनः। 1670 ईस्वी में, अंडरलाइन करेंगे सभी से। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे आय का जो चौथाई भाग होता है, ये मुगलों द्वारा लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है आपके, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। चौथ कर जो था वसूला जाता था इन मराठों के द्वारा। आय का चौथाई भाग जो था, ये कर जो है उस टाइम पीरियड में लिया जाता था। वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। कौन लूट रहा है? ये शिवाजी के द्वारा। शिवाजी ने पहले भी लूटा था और वापस दोबारा लूटा जा रहा है शिवाजी के द्वारा। 1670 ईस्वी में दोबारा लूट रहे हैं सूरत को। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1674 ईस्वी में जो है रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी जो है महाराष्ट्र के शासक के रूप में अपना जो है राज्याभिषेक करवा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ और कब करवाया उन्होंने अपना राज्याभिषेक? 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में, जो रायगढ़ का किला था वहाँ पर 1674 ईस्वी में जो है उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और उनकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? छत्रपति की उपाधि। जो इसका पूरा नाम जो हम बोलते हैं उनका शिवाजी का, तो उनकी जो आगे जो हम लगाते छत्रपति, यही इनकी जो है उपाधि है। 1680 ईस्वी में जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। ये उनका क्षेत्र दे रखा है कि मराठा राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तट तक समस्त जो है पश्चिमी कर्नाटक में स्थित था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाले और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद जो है शिवाजी ने दक्षिणी भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शिवाजी के द्वारा। हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा। शिवाजी जो थे मराठा शासकों में सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य एक शासक माने जाते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अगला शासक हम पढ़ रहे हैं वीर तानाजी राव मालुसरे। उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तानाजी मालुसरे त्याग और वीरता के प्रतिमूर्ति थे। वे शिवजी के घनिष्ठ मित्र, निष्ठावान और वीर मराठा सरदार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। जो वीर तानाजी राव हैं वह प्रमुख किलेदार थे छत्रपति शिवाजी के। 1670 ईस्वी की सिंहगढ़ कोडाना किला की लड़ाई में अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोडाना किला जीतना अधिक आवश्यक समझा। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ था। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। जब वह औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तब की बात जब है, तब तानाजी राव मालुसरे भी उनके साथ होते थे, शिवाजी के साथ में थे। तो शिवाजी के साथ में जो है राव मालुसरे को भी जो है बंदी बनाया गया था उस समय। वहाँ से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोंडाना किले की देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा था। शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा
कि कोंडाणा किला जीतने कौन जाएगा। अन्य सरदार व किलेदार यह कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए, किंतु तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोले, कोंडाणा किला मैं जीत कर लाऊंगा। तानाजी अपने भाई सूर्यजी सेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर निकले। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार हर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोंडाणा किला उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़े, अंततः युद्ध जीत लिया गया उनके द्वारा। ये कोंडाणा के किले के विषय में बात हो रही है जो जीता गया था शिवाजी के द्वारा। लेकिन इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में शामिल हो गया, लेकिन तानाजी जो है उसमें मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने जब ये खबर सुनी तो वे बोल पड़े कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा।